Assalamualaikum students, welcome to the third lecture of analytic number theory. So first review the lecture number 2. जो हमने सबसे first concept lecture number 2 में किया था, that is the relation of LCM with GCD. So अगर इन दो quantities में से हमें किसी एक quantity का पता लग जाए तो we can find the other quantity. Then हमने introduce की थी notation prime numbers की, उनकी properties देखी कि prime numbers की divisibility के हिसाब से क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. एंड देन हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स किया कि हर नंबर को एक ही तरीके से प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के अंदर लिखा जा सकता है. कोई दो तरीके एग्जिस्ट नहीं करते एक नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के अंदर लिखने में, और कोई ऐसा नंबर नहीं एग्जिस्ट करता जिसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में ना लिखा जा सके. फिर हमने क्वेश्चन पोज किया कि जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं जिनकी हैसियत एटम्स की है नंबर्स के लिए, वो टोटल कितने हैं, उनकी तादाद कितनी है, हाउ मैनी प्राइम्स डज एग्जिस्ट. सो उसका आंसर हमने यूक्लिड प्रूफ के थ्रू दिया कि देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स. आज का हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है यूक्लिडियन एल्गोरिथम. सो व्हाट एग्जैक्टली यूक्लिडियन एल्गोरिथम इज? यूक्लिडियन एल्गोरिथम इज एन एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द जीसीडी ऑफ टू नंबर्स. सो अब हम एक मेथड डिवाइस करेंगे जिससे हम दो नंबर्स का जीसीडी एफिशिएंटली निकाल सकें. और उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा लेमा करेंगे जो कि वेरी हेल्पफुल है यूक्लिडियन एल्गोरिथम को समझने के लिए और इसको अप्लाई करने के लिए. सो लेमा क्या है, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं. लेट m and n be integers not both 0, then the GCD of mn is equal to the GCD of n, और आगे मैंने m में से n का कोई एक मल्टीपल निकाल दिया. सो व्हाट डज दिस m माइनस tn मीन्स? सो इट इज m माइनस मल्टीपल ऑफ n. सो मल्टीपल आपको पता है कि अगर एक नंबर गिवन है तो उसे किसी भी और इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो मल्टीपल है. तो ये अगर आप एक दफ़ा दोबारा देखें स्टेटमेंट को तो ये क्या कह रहा है कि m और n दो आपके पास नंबर्स हैं, उनका जो जीसीडी है वो बराबर होगा एक नंबर आप फिक्स रखें, यानी कि n को मैंने फिक्स रखा, और जो दूसरा नंबर है उसके अंदर मैंने एक में से दूसरे का मल्टीपल माइनस कर दिया. अगर आप कुछ ऐसा करें और फिर जो आने वाले दो नंबर हैं उनका जीसीडी निकालें तो वो ओरिजिनल नंबर के बराबर रहेगा. पहले इसको प्रूफ करते हैं और फिर देखते हैं कि हम इसको इस लेमा को कैसे यूज कर सकते हैं दो नंबर्स का जीसीडी निकालने के लिए. तो पहले इनके कोई नाम रख लेते हैं. सपोज D is the GCD of m and n, and say E is the GCD of n and m minus tn. और हम प्रूफ ये करना चाहते हैं कि D और E जो है ये असल में एक ही चीज है. D is equal to E. अब पहले इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि अगर D जो है वो GCD है m n का तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी. GCD मीन्स द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. दिस मीन्स कि इसको m को भी डिवाइड करना चाहिए और n को भी डिवाइड करना चाहिए और ये सबसे बड़ा ऐसा होगा. तो सिर्फ पहली प्रॉपर्टी काफी है हमारे लिए कि D शुड डिवाइड m एंड D शुड डिवाइड n. D एक नंबर है जो कि दो डिफरेंट नंबर्स को डिवाइड कर रहा है. दिस मीन्स कि D शुड डिवाइड every possible linear combination of these two numbers. So दो नंबर्स कौन से थे, m और n. तो मैंने m और n का एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिया st लेके इंटीजर्स में से, और अगर ये इन दो को डिवाइड करता है तो इट शुड डिवाइड एवरी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू नंबर्स. इसका मतलब है एवरी का मतलब कि s और t की आप जो सी मर्जी वैल्यू लगाएं d उसको डिवाइड करेगा. मैं अपनी मर्जी से वैल्यू सेट कर लेता हूं. सेट s इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू माइनस t. सो s मैंने 1 कर लिया और t जो है वो माइनस t के बराबर कर लिया. सो मेरे पास ये बेसिकली एक इनडिटर्मिनेट है. मैं यहाँ कोई और इनडिटर्मिनेट रख के उसको माइनस t से रिप्लेस कर सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
अगर ये वाली वैल्यूज मैं S1 और t माइनस टी इधर पुट कर दूं तो इसका मतलब होगा कि d डिवाइड करेगा m माइनस एन टी को। ये मुझे पता लग गया कि d m में से कोई मल्टीपल माइनस कर दें तो उसको भी डिवाइड करता है, और ये ऑलरेडी पता है कि d n को डिवाइड कर रहा है। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिख लूं, d n को डिवाइड करता है एंड d m माइनस एन टी को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि d इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ n एंड m माइनस टी एन। तो एक साइड से मैंने d उसका जीसीडी पकड़ा और कह दिया कि वो इधर पड़ा हुआ है, इसका कॉमन डिवाइजर। इसका रिवर्स देखते हैं कि अगर मैं e को चूज कर लूं एज अ जीसीडी तो उसका इस m और n के साथ क्या रिलेशन होगा। सो e इज द जीसीडी ऑफ n एंड m माइनस टी एन। इसका मतलब है कि e डिवाइड करेगा n को एंड e डिवाइड करेगा m माइनस टी एन को। अगर ये इन दो नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, नंबर फिक्स है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो उनके हर पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। सो दिस मीन्स कि e शुड डिवाइड्स n इंटू x प्लस m माइनस टी एन वाई फॉर x y बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। कि n एक नंबर था और दूसरा नंबर m माइनस टी एन था। मैंने इन दोनों नंबर्स के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिया। n के साथ एक इंटीजर मल्टीप्लाई किया x, दूसरे के साथ एक इंटीजर मल्टीप्लाई किया y, और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया। सो इसका मतलब है कि x और y की हर पॉसिबल वैल्यू के लिए e इस जो राइट हैंड साइड लिखी हुई है इसको डिवाइड करेगा। मैं अब अपनी मर्जी से x और y की कुछ वैल्यूज देता हूँ, सच दैट कि मैं x की वैल्यू देता हूँ t और y की वैल्यू देता हूँ 1। अगर मैं x, t और y 1 दूं तो ये क्या चीज बनेगी। दिस इंप्लाइज e डिवाइड्स n इंटू टी प्लस m माइनस टी एन इंटू 1। सो इट इज बेसिकली e डिवाइड्स n t प्लस m माइनस टी एन, बिकॉज 1 जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो इन दोनों क्वांटिटीज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। These are two same quantities with the opposite signs, nt and minus nt, they will be cancelled out. So this implies that e divides m. So मैं अगर इसको combine कर लूँ इस quantity के साथ तो मुझे ये पता लग रहा है कि e divides n and e divides m. So दो numbers हैं n और m, पर एक fixed number है जो दोनों को divide कर रहा है। This means e is a common divisor of m and n. So अभी तक हमने इन दोनों का रिलेशन किस तरीके से डिवाइस किया कि d जो था जीसीडी था m n का, वो n और m माइनस टी एन के कॉमन डिवाइजर्स में पड़ा हुआ है, और जो e था n और m माइनस टी एन का वो दूसरे के कॉमन डिवाइजर्स में पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन डिवाइजर्स ऑफ m एंड n, ये सेट बराबर है कॉमन डिवाइजर्स ऑफ n एंड m माइनस टी एन, क्योंकि इधर के जो डिवाइजर है वो ऑटोमेटिकली इधर का डिवाइजर बन जाएगा, और जो इन पर्टिकुलर जीसीडी था वो भी इधर का कॉमन डिवाइजर्स में पड़ा हुआ था। यानी कि जो इधर का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर था वो इधर के डिवाइजर्स के सेट में पड़ा हुआ था, और ई जो इधर का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर था वो इधर के डिवाइजर्स में पड़ा हुआ था, और इसी तरीके से जो बाकी सारे डिवाइजर्स हैं वो भी इधर पड़े होंगे। तो ये दोनों सेट बराबर हो गए। कॉमन डिवाइजर्स के अगर सेट बराबर हो जाएंगे तो दे मस्ट हैव द सेम मैक्सिमल एलिमेंट। ये नहीं हो सकता कि एक का मैक्सिमल एलिमेंट और हो, दूसरे का मैक्सिमल एलिमेंट कोई और हो। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेट्स बराबर हैं। सो इस सेट का जो मैक्सिमल एलिमेंट है वही यकीनन इधर पड़ा होना चाहिए, और अगर इस सेट में उससे बड़ा पड़ा हुआ है तो ये दो सेट्स बराबर नहीं हो सकते।
मिसाल के तौर पे इसका मैक्सिमम एलिमेंट 5 है, आप कहते हैं इधर का मैक्सिमम एलिमेंट तो 5 नहीं था, इसका मैक्सिमम एलिमेंट इसका मतलब है 7 था या 6 था, वो इससे ऊपर पड़ा हुआ है। इधर 6 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 6 होता तो फिर 5 मैक्सिमम एलिमेंट नहीं हो सकता था। दिस मीन्स कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनके मैक्सिमम एलिमेंट यकीनन बराबर होंगे। इसका मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, मैक्सिमल कॉमन डिवाइजर, वो d था। इसका क्या है, वो e था, तो इसका मतलब है d e के बराबर होगा। और d मैंने नाम रखा था m और n के GCD का, और e नाम रखा था n और m माइनस t n के ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का। तो इसका मतलब है ये दोनों बराबर होंगे, विच कंक्लूड्स द थ्योरम। अब नेक्स्ट कंसर्न ये है कि हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं यूक्लिडियन एल्गोरिथम को कैलकुलेट, यूक्लिडियन एल्गोरिथम को अप्लाई करने के लिए, यानी कि जीसीडी को कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा रिमार्क देखते हैं और फिर फर्दर देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। सो मेरे पास एक क्वेश्चन है, लेट्स कंसीडर एज एन स्मॉल एक्सरसाइज। ये मेरे पास गिवन है कि ए बी को डिवाइड करता है। अगर ए बी को डिवाइड कर रहा हो तो जीसीडी ए बी का क्या होगा। सो एक दफा दोबारा डेफिनेशन पे चलते हैं, ए बी की डेफिनेशन के ऊपर। इट इज द जी सी डी ऑफ ए एंड बी, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी। सो पहले आप कॉमन डिवाइजर्स निकालेंगे और फिर उनमें से सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर। सो इसको देखने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास डिवाइजर्स क्या हैं ए और बी के। सो मैं सिंपली लिखता हूं डिवाइजर्स ऑफ ए। ए आपको अननोन क्वांटिटी है, अगर ए अननोन है तो मैं उसके डिवाइसेस के बारे में कुछ नहीं बता सकता, लेकिन दो डिवाइसेस के बारे में मैं हमेशा बता सकता हूँ, 1 और ए इटसेल्फ, ये हमेशा डिवाइड करेंगे। तो सबसे छोटा इसका डिवाइजर 1 पड़ा होगा और सबसे बड़ा ए पड़ा होगा, और बाकी सारे डिवाइसेस इसके दरमियान पड़े होंगे। तो इन दो डिवाइसेस के बारे में मुझे हमेशा पता है। जो मर्जी नंबर रख लें, आप देख लें 5 के डिवाइसेस क्या हैं, या कंपोजिट नंबर ले लेते हैं 6, तो 6 के डिवाइजर क्या हैं, तो 1 2 3 एंड 6। तो 6 को 1 हमेशा डिवाइड करेगा, 6 इटसेल्फ करेगा, और बाकी जो डिवाइसेस पड़े होंगे वो दरमियान में पड़े होंगे। तो 1 और ए के बारे में मुझे श्योर है। इसी तरीके से अगर मैं डिवाइसेस लिखता हूं ऑफ बी, और उसके अंदर सबसे बड़ा आ गया बी, और इसको अब मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं कि ए भी बी को डिवाइड करता है। अगर ए बी को डिवाइड करता है तो दिस मीन्स कि ए इज अ डिवाइजर ऑफ बी, तो इसको इधर दरमियान में पड़ा होना चाहिए था कहीं से, ए इधर कहीं पड़ा हुआ है। अब आपने इसके कॉमन डिवाइजर्स निकालना शुरू किए। सो कॉमन डिवाइजर्स ऑफ ए एंड बी, 1 फॉर श्योर आएगा, ए इधर भी पड़ा हुआ है, ए इधर भी पड़ा हुआ है, और बहुत सारे हो सकते हैं अंदर पड़े हो, लेकिन ए जरूर आएगा। ए के बाद कोई आएगा या नहीं आएगा। सो ए के बाद इधर बहुत सारे डिवाइसेस पड़े हुए हैं, लेकिन वो सारे के सारे ए से बड़े हैं। इधर ए से बड़ा कोई भी डिवाइजर ए का नहीं हो सकता। तो अगर मुझे कॉमन चाहिए था, यानी कि दोनों में चाहिए था, तो ये वाले डिवाइसेस जो हैं वो कॉमन में नहीं आ सकते। इसका मतलब है ये इधर खत्म हो जाएगा। अगर ये खत्म हो जाएगा तो कॉमन डिवाइसेस ऑफ ए बी में सबसे बड़ा कौन सा होगा, ए। सो दिस मीन्स के GCD ऑफ ए एंड बी क्या होगा, इट इज ए। सो द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम इज दैट ए बी इज ए, अगर ये चीज हो, क्योंकि ये मुझे फैक्ट ये बता रही है कि इधर मेरे पास डिवाइसेस के अंदर ए आ जाएगा। सो एक छोटी सी एक दो एग्जांपल्स कंसिडर करते हैं। GCD of 2 and 6 is what? Because 2 divides 6, GCD should be 2. GCD of 1 and 7 is what? Because 1 divides 7, GCD is 1. GCD of 4 and 12 is what? Because 4 divides 12, 4 3s are 12, GCD should be 4. अगर डिविजिबिलिटी इन दोनों में आ जाए तो वही आपका GCD बन जाएगा। तो अब हम इस रिमार्क को यूज करेंगे, कनेक्ट करेंगे पिछले रिजल्ट के साथ, और फिर देखेंगे कि हम GCD किस तरीके से निकाल सकते हैं इन दो रिजल्ट्स को यूज करते हुए ज्यादा तेजी से, बजाय इसके कि हम सारे के सारे पहले कॉमन डिवाइसेस ढूंढे और फिर उनको देखें कि उनमें से कॉमन कौन से थे, और फिर देखें उनमें सबसे बड़ा कौन सा है। तो अगर दो नंबर्स बड़े हो जाएंगे तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस है। तो हम एग्जांपल कंसिडर करते हैं से दो नंबर्स की,
और उनको देखते हैं कि इनका जीसीडी कैसे निकालते हैं। सो मेरे पास जो नंबर है ए दैट इज 996 एंड बी इज 234। अब जो एक नाइव तरीका है जो हमने डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ा है वो बड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, और अभी ये नंबर बहुत बड़े नहीं है, 3 डिजिट्स नंबर है, 1000 से कम है दोनों नंबर्स। तो इसके लिए अगर मैं आपको कहूँ कि कॉमन डिवाइसेस निकालें पहले, तो कॉमन डिवाइसेस निकालने के लिए पहले आपको ए के सारे डिवाइसेस लिखने पड़ेंगे, बी के सारे डिवाइसेस लिखने पड़ेंगे, और देखना पड़ेगा कि उन 2 सेट्स में कौन से कॉमन है, और फिर उनमें से सबसे बड़ा ढूंढेंगे। तो बहुत लेंथी प्रोसेस है। और अगर मैं यही इनको 5 डिजिट्स नंबर कर दूं, यानी कि इधर 1 लाख समथिंग लिख दूं, इधर भी 2 लाख समथिंग लिख दूं, और कहूँ कि इसका जीसीडी निकालें, तो शायद 3 घंटे 4 घंटे लग जाए आपके। तो वो तो बहुत लेंथी प्रोसेस है। तो हमें एक एफिशिएंट तरीका चाहिए कि 2 नंबर्स अगर गिवन है मेरे पास, तो मैं किस तरीके से एफिशिएंटली उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो रिजल्ट कंसिडर करते हैं। ये मेरे पास वैल्यू है m की, m इज a एंड n इज b। मेरा रिजल्ट जो मैंने प्रूव किया वो ये कहता है कि m और n का जो जीसीडी होगा वो बराबर होगा n और m माइनस टी n के जीसीडी के फॉर एनी t बिलोंग्स टू इंटीजर्स। आप अपनी मर्जी से कोई भी t लगा लें तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों जीसीडी आपस में बराबर होंगे। अगर मैं m को a रखा हुआ है ये नंबर और इसको b रखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि a और b का जीसीडी बराबर होगा b और a माइनस टी b के जीसीडी के। मैं इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इसके अंदर और देखता हूँ कि कैसे को फायदा हुआ। a की वैल्यू है मेरे पास 996, b की वैल्यू है 234। ये जीसीडी बराबर होगा 234, b की वैल्यू है, a की वैल्यू है 996 माइनस t इंटू 234, और t की आप अपनी मर्जी से जो सी मर्जी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो ये एक बहुत बड़ी ऑप्शन है। t की अगर मैं वैल्यू कोई बड़ी वैल्यू इसकी कर लूं सो दैट कि इसका कोई ना कोई पॉजिटिव आंसर ही रहे, तो मैं जीसीडी मजीद 2 नंबर्स का कैलकुलेट कर सकता हूँ, और हो सकता है कि मेरी प्रॉब्लम जो है वो बड़े नंबर से फर्स्ट स्टेप के अंदर छोटे नंबर्स के ऊपर आ जाए। तो देखने के लिए कि t की कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है जिसके लिए इसका आंसर पॉजिटिव रहता है, मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ 996 एंड 234। सो इट इज 4 टाइम्स के लिए चेक कर लेते हैं। 4 के साथ किया, 4 4 16, 1 4 3 12 और 1 13, 3 1 4 2 8 और एक 9, 936 आ गया। रिमाइंडर आपके पास आ गया 6 एंड 0। तो अब मैं इसके ऊपर डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करता हूँ। तो डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब है कि 996 को आपने डिवाइड किया जब 2 3 4 के साथ, तो 4 क्वोशंट आया और 60 रिमाइंडर आया। तो मैं 996 को इस तरह लिख लेता हूँ, इट इज -4 इंटू 234 और इस साइड पे 60, तो सिर्फ उसको उठा के उस साइड पे ले गया। तो ये मैंने उस तरीके से लिख लिया, क्योंकि अगर मैं 5 करूंगा तो ये 996 से बड़ा हो जाएगा, तो फिर जो उनका सब्ट्रैक्शन आएगा उसका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो मैं क्योंकि जीसीडी निकाल रहा हूँ तो मैं कोशिश करूंगा कि ये नंबर पॉजिटिव रहे, ये नेगेटिव ना हो, ताकि मैं कैलकुलेट कर सकूं 2 नंबर्स का जीसीडी। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट ट्रू थी फॉर एनी वैल्यू ऑफ टी। इधर से मुझे पता लग रहा है कि मैक्सिमम जो टी आप लगा सकते हैं जैसे ये पॉजिटिव रहेगा वो 4 है। तो मैं इसके अंदर पुट टी इज इक्वल टू 4। तो ये स्टेटमेंट क्या बनी, 996 234 का जीसीडी बराबर होगा 234 इंटू 996 माइनस 4 इंटू 234 का जीसीडी, और ये किसके बराबर होगा 234, और इसमें से माइनस करके आंसर आ रहा है 60, इट इज 60। सो मैं इसको लिखता हूं कि 996 और 234 का जीसीडी असल में बराबर होगा 234 और 60 के जीसीडी के। ये फर्स्ट स्टेप था मेरा, और मैंने रिजल्ट यूज किया ये वाला। अब 1 मिनट के लिए देखते हैं कि 2 नंबर्स थे, एक 996 था
और दूसरा 234 था। मैंने इनका जीसीडी निकालना था। तो अगर मैं इवन के वो बेसिक डेफिनेशन पे जाऊं कि उसके कॉमन डिवाइसेस देखूं और फिर देखूं कि उनमें सबसे बड़ा कौन सा था और इस रिजल्ट को सिर्फ देख लूं कि ये मेरे पास सामने रिजल्ट आ गया है कि 996 और 234 का जो जीसीडी होगा वो एग्जैक्टली बराबर होगा 234 और 60 के जीसीडी के। तो क्या मेरा जो प्रॉब्लम था जीसीडी कैलकुलेट करने का, क्या वो रिड्यूस हुआ? आंसर इज यस, बिल्कुल हुआ। क्योंकि अब मैंने अगर एक तरफ 996 के डिवाइसेस निकालने थे तो इधर मैंने सबसे ज्यादा डिवाइसेस 234 के निकालने हैं और दूसरे 60 के निकालने हैं, तो मेरा प्रॉब्लम रिड्यूस हो गया। इस स्टेप तक तो बड़ी अच्छी बात है। क्या इसको मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स मेरे पास मैं m की वैल्यू 234 रख लेता हूँ और n की 60 रख लेता हूँ और दोबारा देखता हूँ कि क्या मजीद रिडक्शन पॉसिबल है। तो मैं एक दफा मजीद रिड्यूस करके देखता हूँ। तो अब मेरी प्रॉब्लम है 234 और 60 का जीसीडी कैलकुलेट करना। जिस तरीके से ये लास्ट हमने इधर तक रिड्यूस कर लिया। ओके, सो मैं सेट करता हूँ m मेरे पास 234 है और n जो है वो 60 है। तो ये कहता है कि m और n का जो जीसीडी होगा वो बराबर होगा n और m माइनस tn फॉर एनी n। इसका मतलब है कि 234 और 60 का जीसीडी बराबर होगा 60 एंड 234 माइनस 60 t की आप जो सी मर्जी वैल्यू लगा लें, सो दैट कि ये पॉजिटिव ही रहे, क्योंकि अदरवाइज फिर मैं जीसीडी कैलकुलेट नहीं कर सकूंगा। क्योंकि जीसीडी मैंने सिर्फ दो पॉजिटिव नंबर्स के कैलकुलेट करने की डेफिनेशन दी है कि मेरे पास दो अगर पॉजिटिव नंबर्स गिवन है तो मैं उनका जीसीडी कैसे कैलकुलेट करूंगा। अब देखने के लिए कि टी की मैं कौन सी सबसे बड़ी वैल्यू लगा सकता हूँ जिससे ये वाली चीज जो है, ये जो इधर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव ही रहे, तो मैं 60 से 234 को डिवाइड कर देता हूँ और देख लेता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन क्या आ सकता है और उसका रिमाइंडर क्या आता है। 234 को हमने कंसिडर किया और 60 से डिवाइड करना शुरू कर दिया। सो इट इज 60 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो इट इज एग्जैक्टली 240 विच इज बिगर देन 234। तो मैं 3 से कंसिडर करता हूँ। सो 3 zeros are 3 एंड 3 6 are 18। सो 0 और इधर से आपके पास 13 आ गए, 13 में से आपने 8 निकाले तो इट इज 54। डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करके लिखता हूँ कि 234 को मैंने डिवाइड किया 60 से तो क्वोशंट आया 3 और रिमाइंडर आया 54। इसका मतलब है कि 54 इज इक्वल टू 234 माइनस 3 इंटू 60 या 60 इंटू 3 डजंट मैटर। तो ये इसके बराबर आ रहा है। अब ये मैक्सिमम वैल्यू है जिससे टी की लगाने से ये एक पॉजिटिव आंसर देगा। तो मैं इसके अंदर पुट कर देता हूँ टी इज इक्वल टू 3। 234 और 60 का जो जीसीडी है वो बराबर होगा 60 234 माइनस 60 इंटू 3 के। ये बराबर आ गया 60 एंड 234 माइनस 60 इंटू 3 इज 54। इट इज 54। तो दूसरे स्टेप में जो हमारी प्रॉब्लम है वो रिड्यूस होकर देखें किधर आ गई है। हमने स्टार्ट किया था 996 और 234 के जीसीडी से। पहला स्टेप अप्लाई किया तो वो जीसीडी रिड्यूस होकर आ गया कि इसका जीसीडी एग्जैक्टली वही होगा जो कि इसका जीसीडी है। और जब दूसरी दफा अप्लाई किया तो पता लगा इसका जीसीडी एग्जैक्टली यही होगा। तो इसका मतलब है पहले का जीसीडी एग्जैक्टली इसके बराबर होगा 60 और 54 के। दोबारा करके देखते हैं क्या हम मजीद रिड्यूस कर सकते हैं। m को 60 रख लेते हैं और n को 54 रख लेते हैं। तो 60 और 54 का जीसीडी जो होगा वो बराबर होगा 54 और 60 माइनस t इंटू 54 के जीसीडी। क्या मैंने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया m n इज इक्वल टू n इंटू m माइनस टी n। तो मैंने m अज्यूम किया 60 है और n अज्यूम किया 54 है। तो ये आपके पास आ गया। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये मैक्सिमम क्या आ सकता है। आपने 60 को अंदर कंसिडर किया, 54 पे डिवाइड करना शुरू किया। सो 54 1 टाइम्स जा रहा है, इट इज 6। फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। आप लिखेंगे 60 इज इक्वल टू 54 प्लस 6 और 6 इज इक्वल टू 64 माइनस 1 इंटू 54। तो इधर आप t की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दें।
54 इंटू 60 माइनस 1 इंटू 54, इधर आपके पास क्या आ रहा है 54 और ये आपके पास 6 है, इसका आंसर ये लिखा हुआ है 6। तो 6 और 54 आ गया। अब ये किसके बराबर होगा? क्या मैं मजीद रिडक्शन करूं? सो अपेरेंटली नजर आ रहा है कि अगर दो नंबर्स गिवन है और आंसर जीसीडी नहीं आ रहा तो रिडक्शन तो करनी पड़ेगी। लेकिन अभी हमने एक छोटा सा रिमार्क किया है कि अगर हम दो नंबर्स का जीसीडी कैलकुलेट कर रहे हैं और हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि उनमें से कोई एक दूसरे को डिवाइड करता है तो जीसीडी वही आ जाएगा। सो ये दो नंबर्स हैं A6 एंड B54। ए और बी का जीसीडी कैलकुलेट करना था। 6 क्या डिवाइड करता है 54 को? 6 9 है 54, 6 डिवाइड करता है 54 को। इसका जीसीडी क्या होना चाहिए? इट शुड बी 6, क्योंकि 6 डिवाइड करता है 54 को। तो अगर ए और बी का जीसीडी क्या होगा? इफ ए डिवाइड्स बी इट शुड बी ए। तो ए आपके पास 6 है और बी 54 है, तो 6 और 54 का जीसीडी क्या होगा? क्योंकि 6 54 को डिवाइड करता है इसलिए जीसीडी 6 होगा। अब क्या हुआ कि आपने ओरिजिनल प्रॉब्लम का आंसर दे दिया कि ये जो आपने ओरिजिनली निकालना चाह रहे थे इसका जीसीडी एग्जैक्टली 6 आ रहा है। तो बड़े छोटे से आपने 4 स्टेप्स किए और 4 स्टेप्स के जवाब में आपको एक वो नंबर जो कि 1000 के करीब था 996, उसका पता लग गया कि अगर आपके पास दो नंबर्स गिवन है तो उनके डिवाइजर्स में से सबसे बड़ा डिवाइजर कौन सा होगा। तो ये पावर है, ये जो हमने छोटा सा लेमा किया उसकी, कि बड़ी एफिशिएंटली हम निकाल सकते हैं। अब अगर आप सोचें कि आपके पास दो बहुत बड़े नंबर गिवन है तो डिविजिबिलिटी उसको एकदम रिड्यूस कर देगी। जो ही वो रिड्यूस करेगी आप विद इन 3 और 4 स्टेप्स उसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकाल लेंगे। अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आ गया तो हमने लास्ट लेक्चर में रिजल्ट किया था कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का एलसीएम के साथ रिलेशन है। तो दो जितने बड़ी मर्जी नंबर गिवन है आप उनकी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इस तरीके से निकाल सकते हैं, तो एलसीएम कैलकुलेट कर लेंगे। जिसका मतलब है कि आप ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी निकल आया, मोर ओवर उस रिलेशन की वजह से एलसीएम निकालना भी कोई मसला नहीं रह गया। मिसाल के तौर पे इसी केस के अंदर कंसिडर करते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आपके पास जो ओरिजिनल प्रॉब्लम थी वो थी 996 और 234 का जीसीडी कैलकुलेट करना। वो आपने कुछ स्टेप्स किए और फाइनली पता लगा कि वो बराबर होगा जीसीडी के 6 और 54 के, और वो आपने कैलकुलेट कर लिया कि 6 और 54 का जो जीसीडी है वो 6 आएगा, बिकॉज 6 डिवाइड्स 54। ये आपके पास आ गया। अब आप कहते हैं कि आपको इसका एलसीएम भी कैलकुलेट करना है 234 का। मैं इस आइडेंटिटी को यूज करता हूं कि दो नंबर्स हैं उनके जीसीडी को 996 234 के जीसीडी को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो वो एग्जैक्टली आएगा 996 इंटू 234। इसकी क्वांटिटी आपको पता लग गई है, इसका आंसर 6 आ रहा है। इसका मतलब है 996 234 का जो एलसीएम होगा इट विल बी 996 मल्टीप्लाई बाय 234 डिवाइडेड बाय 6। इसको कैलकुलेट कर लें, जो भी इसका आंसर आएगा वो इसका एलसीएम है। दिस मीन्स कि अगर आपके पास नंबर्स बहुत बड़े आ भी गए हैं तो इन दोनों क्वांटिटीज को डील करना कोई मुश्किल नहीं है इस एल्गोरिथम की बेस पे। सो अब देखते हैं कि एल्गोरिथम को हम किस तरीके से फॉर्मुलेट करेंगे। सपोज ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स। जारी बात है कि हम जीसीडी कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, और ये नेचुरल सी एक कंडीशन है कि अगर दो नंबर्स गिवन है तो या वो दोनों बराबर होंगे या एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो मैंने उसको इस तरह लिख लिया कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। टू फाइंड ए बी फर्स्ट सेट m इज इक्वल टू ए, पहला नंबर को वो a रख लें और दूसरे नंबर को n को b रख लें जिस तरह हमने कंसिडर किया, और r जो है वो रिमाइंडर रख लें व्हेन m इज डिवाइडेड बाय n। अगर तो r 0 नहीं आ रहा तो फिर उनकी पोजीशन को रिप्लेस करते जाएं और प्रोसेस को रिपीट करते जाएं अनटिल आपके पास r 0 आ जाए, यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाए। और अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसका जो आखिरी आपने n की वैल्यू सेट की होगी वही उसका जीसीडी होगा। सो अब क्योंकि ये हमने प्रॉपर्ली एक एल्गोरिथम की फॉर्म में लिखना है तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप उसी प्रीवियस एग्जांपल के ऊपर कॉपी करते हैं कि ये एल्गोरिथम किस तरीके से काम कर रहा है। सो पहले तो देखते हैं कि हमने ए रखा 996 और बी रखा 234। ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू बी था,
पहले मैंने ये डिसाइड कर लिया कि 996 जो है वो बड़ा है 234 से। इसका मतलब है कि अब मुझे ये कह रहा है कि m सेट करें a और n सेट करें b। तो मैंने फर्स्ट स्टेप के ऊपर, मैं इसको लिख देता हूँ, ये फर्स्ट स्टेप है, मैंने m की वैल्यू रख ली 996 और n की वैल्यू रख ली 234। अब वो कहता है कि आपने r रिमाइंडर कैलकुलेट करना है जब आप m को अंदर रख के n से डिवाइड करेंगे। तो मैंने 996 को अंदर रखा, 234 से डिवाइड करना शुरू किया। हमने अभी किया था कि ये अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम्स इसके साथ जाएगा। सो 4 4 are 16, 6 1, 4 3 are 12, 13, 3 1 और 90, ये 60 आ गया। सो दिस इज रिमाइंडर r। 996 को अगर मैं 234 से डिवाइड करूं तो ये 60 रिमाइंडर आता है। दिस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। ऑब्वियसली 60 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर वो कहता है इस तरीके से हो तो दूसरा स्टेप अब क्या करेंगे, सेट m इज इक्वल टू n, यानी कि जो पहले वाला n था अब उसको m कर देंगे। तो m अब आ गया 234 और जो n था उसको आप रिमाइंडर रख लेंगे। तो n रिमाइंडर कितना आ रहा है 60, ये आ गया। इसका मतलब है कि इसका जीसीडी इन दो नंबर्स के जीसीडी के बराबर होगा। नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। अब फर्दर आपने किया, फिर m और n को अंदर आके डिवाइड किया। हम इधर कर लेते हैं, 234 को डिवाइड किया 60 के साथ। 64 आर एग्जैक्टली 240 आ रहा है, 3 के साथ करेंगे इट इज 180, आंसर इज 50। सो ये अब रिमाइंडर की वैल्यू है, इट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो आप इसकी पोजीशन को चेंज करते जाएंगे। जो पहले n था वो अब m बन जाएगा और जो रिमाइंडर है वो नया n होगा। तो अब मेरे पास नया m जो है, क्योंकि रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आया है, तो जो पहले वाला n था वो अब m बन जाएगा, इट इज 60, और जो नया n होगा वो रिमाइंडर होगा, दैट इज 54। फोर्थ स्टेप, फिर दोबारा डिवीजन हुई, 60 को अंदर रखा और डिवाइड कर दिया n से। ये स्टेप इधर फिक्स है कि m विल ऑलवेज बी डिवाइडेड बाय n। तो मैंने अंदर रखा, 1 से किया 54, आंसर इज 6। r आपके पास नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। फिर दोबारा वही होगा कि m जो है वो पिछले वाला n बन जाएगा, m 54 आ गया, और n जो है वो जो रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आया है वो होगा, ये 6 आ गया। ये स्टेप इधर आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अब इसकी डिवीजन होगी, 54 और डिवाइड किया इसे 6 से, 6 9 are 54, आंसर इज 0। रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब जब जो ही रिमाइंडर 0 आएगा मेरा प्रोसेस उधर रुक जाएगा। प्रोसेस इधर रुक गया। मैं क्या क्लेम करूंगा कि जीसीडी ए बी किसके बराबर है, जीसीडी ऑफ ए बी इज n। तो पिछले स्टेप में देखूंगा n क्या था, पिछले स्टेप में n 6 था, तो जीसीडी इज 6। और यही हमने कैलकुलेट किया था पिछली एग्जांपल के साथ, लेकिन बिल्कुल एलेबोरेटिव मेथड के साथ, कि हर एक चीज को अलग-अलग किया था। तो क्योंकि अब हमने एक एल्गोरिथम फॉलो करना है तो एल्गोरिथम हम इस तरीके से फॉलो करेंगे। तो ये एक उसकी सिंपल सी एग्जांपल है कि किस तरीके से एक दूसरे के साथ रिप्लेस होता जाएगा। तो हम एक दफा दोबारा इसको गो थ्रू करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एल्गोरिथम अप्लाई करना आपको आना चाहिए। तो मैंने 2 नंबर से स्टार्ट किया, 996 से और 234 से। इन दोनों को m और n की पोजीशन देनी थी, m और n की पोजीशन दे दी, और जो भी आपके पास छोटा नंबर होगा उसे बड़े को डिवाइड करूंगा हमेशा से। तो m जो है वो क्योंकि बड़ा था तो इसलिए उसको m दिया 996 को, और 234 छोटा था इसलिए उसको n की वैल्यू दी, डिवाइड करूंगा। तो मेरे पास पॉसिबिलिटीज हैं, या रिमाइंडर 0 आएगा या रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। जिस वक्त रिमाइंडर 0 आएगा ये क्रिएट एन एल्गोरिथम उधर स्टॉप कर जाएगा और आपको जीसीडी दे देगा, और जिधर भी रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 होगा ये प्रोसेस चलता रहेगा उस वक्त तक जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो पहले स्टेप पे आपने किया, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, आप 234 की पोजीशन चेंज कर देंगे। 234 m की पोजीशन पे आ गया, पहली पोजीशन पे, और जो रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आया वो अब n की पोजीशन पे आ गया। फिर एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर मिल गया, फिर दोबारा डिवीजन करें। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो रुक जाए उधर ही, और वो जो नंबर जिस पे रुक रहा है वही जीसीडी होगा। आपने 234 और 60 को किया, नहीं रुका,
रिमाइंडर जो है वो नॉन जीरो आ गया, फिर नहीं रुकेगा, नेक्स्ट पोजीशन के ऊपर आप इसको 60 देंगे और रिमाइंडर की वैल्यू आपके पास जो उसका रिमाइंडर था वो आ जाएगा। सो n की वैल्यू उसका रिमाइंडर आ गया। देन फिर आपने देखा कि इसका रिमाइंडर जो है नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, और इस स्टेप पे जाके, फोर्थ स्टेप पे जाके जब आपने 54 और 6 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर जो ही 0 आया दिस मीन्स कि एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगा, और स्टॉप होने के बाद जो सबसे n की लास्ट वैल्यू आ रही होगी वही उसका जीसीडी होगा, तो n is 6। एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं, डिफरेंट कोई एग्जांपल ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरीके से एल्गोरिथम किस तरीके से काम करता है। सो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ से 143 और से 21 का जीसीडी क्या होगा। सो मैं पहले स्टेप के ऊपर m को 143 साइन करूंगा क्योंकि बड़ा है, और n को साइन करूंगा 21। सो अब हम डिवीजन करेंगे, 143 बड़ा नंबर है और इसको डिवाइड करेंगे 21 से। सो 7 1 is 7, 7 2 is 14। अगर हम 7 से करेंगे तो ये 147 आएगा विच इज बिगर देन, तो उसे पीछे के कैसे करते हैं। सो 6 1 is 6 एंड 6 2 is 12। सो 13 में से 6 के ये आपके पास 7 आ गया, इधर आपके पास बचा 3 में से 2 किया तो 1 आ गया 17। ये आपके पास रिमाइंडर की वैल्यू आ रही है और ये नॉन जीरो है। सेकंड स्टेप अप किया, m को अब 21 असाइन कर दिया और n को जो भी रिमाइंडर आ रहा था वो असाइन कर दिया, फिर इसकी डिवीजन की। सो 21 की डिवीजन की आपने 17 के साथ, 17 1 is 17, बचा आपके पास 4, रिमाइंडर फिर नॉट इक्वल टू 0 है। सेकेंड स्टेप आपने चलाया, m को अब असाइन कर दिया 17 और जो नॉन जीरो रिमाइंडर है वो इसको असाइन कर दिया, 4 आ गया। स्टिल फिर डिवीजन चाहिए 17 और 4 की, 4 4 are 16, 1 बचा, रिमाइंडर इज स्टिल नॉट 0। फिर फर्दर चला, m अब आपके पास 4 आ गया और n जो है वो रिमाइंडर बन गया। फिर डिवीजन की 4 और 1, 1 4 are 4, आंसर इज 0, 0 आ गया, रिमाइंडर इज 0। दिस मीन्स कि अब एल्गोरिथम फर्दर नहीं चलेगा। जो ही ये 0 आया तो मेरा जीसीडी क्या होगा, 1 3 और 21 का इज द लास्ट n, सो लास्ट n इज 1, तो जीसीडी इज 1। दिस मीन्स कि 143 एंड 21 आर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास यूक्लिडियन एल्गोरिथम जो इतना था, यूक्लिडियन एल्गोरिथम इसने हमें बताया कि अगर आपके पास दो नंबर्स हों तो किस तरीके से एफिशिएंटली आप उनका जीसीडी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या करेगा, सो लेट्स सी। आपके पास दो नंबर गिवन थे 34 और 22, आपने यूक्लिडियन एल्गोरिथम लगाया और उससे आपके पास ये नंबर आ गया 2 जो कि इसका जीसीडी था। अब जीसीडी के मुतालिक हमने एक रिजल्ट किया हुआ है कि जीसीडी इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर्स जिनका आप जीसीडी कैलकुलेट कर रहे हैं। दिस मीन्स कि अगर मैं स्टेटमेंट लिखूं 2 is the smallest positive linear combination of 34 and 22। सो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब यह है कि 34 को किसी से मल्टीप्लाई कराएं, 22 को किसी से मल्टीप्लाई करें और आंसर 2 आना चाहिए। तो मैंने उसके लिए s रख लिया 34 से मल्टीप्लाई करने के लिए और t रख लिया 22 से मल्टीप्लाई करने के लिए। और मैं ये क्लेम करता हूँ पिछले रिजल्ट की बेस के ऊपर कि ऐसे दो इंटीजर्स जरूर एग्जिस्ट करेंगे जो मैं इधर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आंसर 2 आएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो इंटीजर्स क्या हैं, क्या हम बता सकते हैं कि वो इंटीजर्स किस तरीके से आप करेंगे तो आएगा। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, 2 और 3 का जीसीडी 1 आ रहा है, ओके। इसका मतलब है कि 1 is 2s plus 3t for some s and t belongs to integers। क्या आप बता सकते हैं कि s और t क्या होंगे जो मैं पुट करूं तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए? इट्स वेरी ऑब्वियस, इस केस में बड़ा ऑब्वियस है।
अब t को 1 रख लें और s को -1 रख लें, तो जब यहाँ t1 लगेगा तो 3 आ जाएगा और s -1 लगेगा तो 2 आ जाएगा, 3 2 कैंसिल हुआ तो बाकी 1 बचा। ये इसका सोल्यूशन है। इसका मतलब है कि आप s और t आपने निकाल लिए। कोई एल्गोरिथम नहीं था, लेकिन आपने हिट एंड ट्रायल मेथड से ये गेस कर लिया कि ये है। अगर ये लिखा हो तो इसका कैसे गेस करेंगे, अपेरेंटली ये मुश्किल आ रहा है। और अगर आप 1 मिनट के लिए रिविजिट करें, जो हमने अभी एग्जाम्पल कैलकुलेट किया है 996 एंड 234 का, उसका GCD 6 आ रहा है। तो 996 के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे और 234 के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 6 आ जाए, ये इससे भी टफ प्रॉब्लम है। अब ये जो वर्ड एक्सटेंडेड का है, ये एग्जैक्टली हमें ये फायदा देगा कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम पहले ये बता देगा कि GCD क्या है, और जो एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम है वो ये भी बता देगा कि s और t की वैल्यू क्या होगी जिससे एग्जैक्टली ये 2 बनेगा। तो ये एक्सटेंडेड का मतलब है। मिसाल के तौर पे जरा इसको करके देखते हैं कि वो s और t क्या होंगे। मैंने 34 और 22 का GCD निकालना शुरू किया। 34 और 22 का GCD किसके बराबर होगा, मैं डिवीजन करके देख लेता हूँ। वही हमारा तरीका जो है, 34 का 22 से किया 1, 22 आपके पास आया 4 में से 2 और ये 12, तो इसका बराबर होगा GCD 22 के और 12 के GCD के, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो नेक्स्ट आपने वैल्यू देनी थी m की वैल्यू 22 साइन कर देनी थी, क्योंकि ओरिजिनली ये m था और ये n था। तो जब एल्गोरिथम फर्दर चलेगा तो रिमाइंडर क्योंकि नॉन जीरो आ गया, तो इसलिए अब जो आपके पास m है वो 22 हो गया और जो रिमाइंडर आ रहा था वो n हो गया। तो अब ये m है और ये n है। फिर फर्दर चलाएंगे क्योंकि 12 तो 22 को डिवाइड नहीं करता। फिर फर्दर मैंने किया 22 को अंदर रखा 12 पे, 12 1 is 12, आंसर इज 0 1, फिर नॉन जीरो है, तो दिस मीन्स कि ये बराबर होगा 12 और 10 के GCD के। 2 बचा, इसका मतलब है कि ये बराबर होगा अब 10 और जो रिमाइंडर आ रहा है उसके GCD के 2। इसके अंदर अब ये अप्लाई किया जा सकता है कि 2 क्योंकि डिवाइड करता है 10 को, तो इन दो नंबर्स का आपने GCD कैलकुलेट करना है। 1 डिवाइड कर रहा है दूसरे को, तो वही उसका GCD होगा। सो 2 इज द GCD। अब मैं जरा इनको जो हमारे डिवीजन हो रही थी इनको जरा स्टेप बाय स्टेप लिख लेता हूँ। फर्स्ट डिवीजन थी 34 को मैंने 22 से डिवाइड किया, क्वोशंट आया 1 और रिमाइंडर आया 12। ये फर्स्ट के लिए मैंने लिखी। सेकंड के लिए लिखते हैं, 22 को डिवाइड करने वाला था 12, क्वोशंट आया 1 और रिमाइंडर आया 10। देन नेक्स्ट डिवीजन थी 12 को डिवाइड कर रहा था 10 के साथ, क्वोशंट आया 1 और रिमाइंडर आया 2, और 2 के ऊपर मेरी डिवीजन खत्म हो गई। अब मैं इस स्टेप से बैक सब्स्टिट्यूशन शुरू करता हूं पहले स्टेप तक। देखें कैसे। पहले मैंने लिखा 2 इज इक्वल टू 12 माइनस 10 इंटू 1। सो इसको उठा के उस साइड पे ले गया। इधर से मैंने जो 2 रिमाइंडर था उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर निकाली। इससे ऊपर वाली इक्वेशन में 10 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर निकालूंगा। सो 10 इज इक्वल टू 22 माइनस 12 इंटू 1। ये जो 10 की वैल्यू निकाली है ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो इट इज 12 माइनस 10 की वैल्यू आपने निकाली है 22 माइनस 12 इंटू 1, और पूरे के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो उसको एक दफा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 12 माइनस 22 और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 12 इंटू 1। इस 12 और 12 में कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 12 इंटू 2 माइनस 22। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू है, 2 की वैल्यू है। इस साइड पर 2 लिखा हुआ है। इधर से मैंने 2 की वैल्यू इन टर्म्स निकाली थी, इधर से 10 की निकाली थी और वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, और पहली इक्वेशन से मैं 12 की वैल्यू निकाल सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ अदर 2। सो इट इज 34 माइनस 22 इंटू 1। ये इधर 12 की जगह पुट कर दें। सो इट इज 2 इज इक्वल टू 34 माइनस 22 इंटू 1, 2 माइनस 22। इसको सिंप्लीफाई करते हैं जरा। ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 34 इंटू 2 माइनस ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ 1 से, तो आ गया 22 इंटू 2, और ये पड़ा हुआ है
-22 वैसे का वैसे। सो हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन आएगी दैट इज, तो मैं इधर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो इट इज इक्वल टू 34 इंटू 2, और इन दोनों में से मैं अगर 22 कॉमन लूँ तो बाकी अंदर बचेगा -3। इधर से -2 बचा और इधर से -1 बचा, तो ये -3 बचेगा। तो 2 इज इक्वल टू ये इक्वेशन आ रही है और बैक सब्स्टिट्यूशन सारी कंप्लीट हो गई। तो मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ, 2 इज इक्वल टू 34 इंटू 2 प्लस 22 इंटू -3, जो कि हमने लास्ट में ये निकाली है। अब पहले तो देखते हैं कि ये ठीक है, ऑब्वियस ये ठीक है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। 34 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2 4 8, 2 3 6, और 22 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो आंसर इज -66। सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर इज 2। दिस मीन्स कि ये इक्वेशन आपने ठीक कैलकुलेट की है। अब मैं इसको कंपेयर करता हूँ जो मैं ओरिजिनल लिख रहा था, 34s प्लस 22 इंटू टी इज इक्वल टू 2। तो क्या आपको इस इक्वेशन का सोल्यूशन मिल गया? सो s इज 2 एंड t इज -3। ये इसका सोल्यूशन है कि s की वैल्यू अगर आप 2 रखेंगे और t की -3 रखेंगे तो लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली जीसीडी के बराबर आ जाएगा, और यही हम करना चाह रहे थे। तो एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम ने क्या किया कि ना सिर्फ जीसीडी निकाला, बल्कि उसकी बेस के ऊपर हमने जो डिवीजन्स हो रही थी उनकी बेस के ऊपर वो इंटीजर्स भी निकाल लिए, जिससे मैं जीसीडी को उन दो नंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। तो ये काम है एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम का। नेक्स्ट हमारा कंसर्न ये है कि डिफरेंटाइन इक्वेशंस क्या होती हैं। सो ये बड़ी क्लासिकल प्रॉब्लम है। सो हमारे पास जो ये काम है ये ड्यूफेंटस ऑफ अलेक्जेंड्रिया की वजह से मशहूर हुआ, जो कि एक मैथमेटिशियन था। ड्यूफेंटाइन इक्वेशन हम कहेंगे किस इक्वेशन को? हमारे पास इक्वेशन से मुराद आपको पता है क्या है कि उसके अंदर इनडिटर्मिनेट्स हैं और कुछ कोफिशिएंट्स हमारे पास कांस्टेंट्स हैं जिनके कॉम्बिनेशन से मिलकर एक इक्वेशन बन रही है। मिसाल के तौर पे ये एक इक्वेशन लिखी हुई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या होंगे? सॉल्यूशन से मुराद x और y की वैल्यूज जो मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करूं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये मेरा मुराद है सॉल्यूशन से। अगर मैं कोई भी इक्वेशन कंसिडर करके सिर्फ और सिर्फ उसके इंटीजर सॉल्यूशंस को डिस्कस करूं तो तब मैं कहूंगा कि मैं ड्यूफेंटाइन इक्वेशंस को डिस्कस कर रहा हूं। अब एक इक्वेशन के इंटीजर सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं और उसके अलावा सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे इस इक्वेशन को कंसिडर करते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। ये आपके पास एक इक्वेशन लिखी हुई है। कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं x और y की जो इसको सेटिस्फाई करेंगी? मैं एक गैस करके लिखता हूँ, x आप -1 लगा लें और y को भी 1 ले लें। जब आप ये x -1 पुट करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, और जब ये y 1 पुट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। सो 3 - 2 इज 1। आपके पास ये सेटिस्फाई हो रही है। क्या इसके अलावा कोई इसका सोल्यूशन हो सकता है? सो कोई और कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं इसको कहता हूँ कि x की वैल्यू आप t रख लें रैंडमली और ये इधर पुट करें तो आपके पास आ रहा है 2t इज प्लस 3y इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज 3y इज इक्वल टू 1 माइनस 2t। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1 माइनस 2t ओवर 3। अगर x t रखा हो तो y की ये वाली वैल्यू रखेंगे तो इसका सोल्यूशन बन जाएगा। मैं x की वैल्यू रखता हूँ 1/2 एक मिनट के लिए। t की वैल्यू यानी कि मैंने 1/2 रख ली। अगर t 1/2 रख लिया तो y कैलकुलेट करता हूँ। 1 माइनस 2 इंटू 1/2 ओवर 3। 2 2 से कैंसिल हो गया, इट इज 0 बाय 3 इट इज 0। तो इसका मतलब है कि अगर x आप 1/2 रखें और y 0 रखें तो फिर भी ये इसका सोल्यूशन है। ऑब्वियसली x 1/2 पुट करेंगे और y 0 पुट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 2 से कैंसिल होगा, बाकी 1 बचेगा, तो 1 इज इक्वल टू 1। ये भी सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन है।
सो हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 और हमने कहा कि अगर आप x इज इक्वल टू t रख लें तो y की इस तरह की वैल्यू 1 माइनस 2t/3 भी इसका सोल्यूशन होगी। मैं x अब चूज करता हूं से √2, यानी कि मैंने t को असाइन कर दिया √2। y आपके पास क्या आएगा 1 माइनस 2 इंटू √2 ओवर 3। अब मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि x की वैल्यू √2 और y की वैल्यू 1 माइनस 2 इंटू √2 ओवर 3 भी इसका सोल्यूशन है। एक मिनट के लिए चेक करते हैं। 2 इंटू √2 x की वैल्यू आ गई प्लस 3 इंटू ये y की वैल्यू है 1 माइनस 2 इंटू √2 ओवर 3। ये बचा आपके पास 2 इंटू √2 मल्टीप्लाई हो गया, ये 3 इस पूरे के साथ कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास बचा 1 माइनस 2 इंटू √2। ये आपके पास बचा 2 इंटू √2 प्लस 1 माइनस 2 इंटू √2। ये सेम क्वांटिटीज है, कैंसिल होगी, आंसर 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर आप x की वैल्यू √2 और y की वैल्यू ये वाली इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करें तो आंसर इसका 1 आ रहा है। इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। दिस मीन्स कि जो नंबर आपने दो क्वांटिटीज चूज की हैं वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। ये सोल्यूशंस किधर एग्जिस्ट करते हैं? सो पहला सोल्यूशन मैंने इसका जो निकाला लास्ट स्लाइड के ऊपर, दैट इज -1 and 1। सो 2x प्लस 3y का इज इक्वल टू 1 का पहला सोल्यूशन मैंने निकाला, x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 1। फिर इसी इक्वेशन का मैंने दूसरा सोल्यूशन निकाला, x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y का एक और सोल्यूशन निकाला, x इज इक्वल टू √2 एंड y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू √2/3। x और y की वैल्यू अगर -1 और 1 हो तो ये किस सेट में पड़े हुए हैं? ये पड़ा हुआ है इंटीजर्स के अंदर। अगर x की वैल्यू फ्रैक्शन में हो यानी कि 1/2 तो 1/2 इज नॉट एन इंटीजर बट 1/2 इज एन रैशनल नंबर। ये सोल्यूशन पड़ा हुआ है रैशनल नंबर्स के अंदर। √2 हम पढ़ चुके हैं कि √2 12th स्टैंडर्ड में हम पढ़ते हैं कि √2 जो है ये एक इरेशनल नंबर है। रियल नंबर्स के अंदर रैशनल और इरेशनल पड़े होते हैं, ये रैशनल नहीं है इरेशनल है तो ये बिलोंग करेगा रियल नंबर्स के सेट के अंदर। क्या कंक्लूजन हुआ? एक सिंपल सी इक्वेशन थी जिसके इंटीजर्स, जो उसके अपने इंटीजर्स जो कोएफिशिएंट्स थे वो इंटीजर्स थे, तो उसके सॉल्यूशंस कैसे हो सकते हैं? तीनों ऑप्शंस आपके सामने हैं। इंटीजर्स में भी उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, रैशनल नंबर्स के अंदर भी हो सकते हैं और इरैशनल नंबर्स के अंदर यानी कि रियल नंबर्स के अंदर भी हो सकते हैं, इवन के कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर भी हो सकते हैं। अगर आप ये सिंपल सी इक्वेशन कंसीडर कर लें, x² + 1 इज इक्वल टू 0, इसका ना z में सोल्यूशन है, ना q में सोल्यूशन है, ना r में सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन इज आयोटा एंड आयोटा इज इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसका मतलब है कि यू नेवर नो कि आपके पास इक्वेशन का सोल्यूशन किधर जाएगा। अगर हम इक्वेशंस कंसीडर करें और उनके सॉल्यूशंस सिर्फ और सिर्फ इन दो सेट्स के अंदर डिस्कस करें, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर या सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के अंदर, तो तब हम कहेंगे कि हमारे पास ये डियोफेंटाइन इक्वेशन का स्टडी है। और अगर हम सॉल्यूशंस को उठा के किसी और जगह ले जाएं तो तब वो डियोफेंटाइन इक्वेशंस की स्टडी नहीं रहेगी। तो इसका मतलब है कि डियोफेंटाइन इक्वेशन बेसिकली एक इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन इन सेट्स में हम इंटरेस्टेड है, इससे बाहर नहीं। कुछ टेक्स्ट सिर्फ और सिर्फ ये मेंशन करती हैं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अगर सॉल्यूशन इंटीजर्स में होगा तो हम उसको डियोफेंटाइन करेंगे, और कुछ टेक्स्ट रिलैक्सेशन देती हैं कि अगर वो रैशनल नंबर्स में भी हो जाए तो तब भी हम उसको डियोफेंटाइन इक्वेशन ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि क्यू की कंस्ट्रक्शन बड़ी सिंपल सी है, दे आर क्वोशंट्स ऑफ इंटीजर्स। तो अगर हमारे पास एक इक्वेशन आ रही है तो हम उसके सॉल्यूशंस को अगर रैशनल्स में देख रहे हैं तो इंटीजर्स में भी देख सकते हैं। एक दफा इसको अब दोबारा रिविजिट करते हैं। ओरिजिनली द टर्म डियोफेंटाइन इक्वेशन referred to an equation where solutions were restricted to the rational numbers, यानी कि set of Q जिसे मैंने डिनोट किया। Originally हम इसको ये कंसिडर करते थे, but it now commonly applies to equations where integer solutions are considered. So अब हम आमतौर पे Z के अंदर इंटरेस्टेड है, लेकिन इससे बाहर अगर जाएगा तो हमारा कोई कंसर्न नहीं है, डियोफेंटाइन इक्वेशन का कोई कंसर्न नहीं है। नेक्स्ट हमारा रिजल्ट है कि अगर हमारे पास
एक इक्वेशन गिवन है ax plus by is equal to c, लीनियर इक्वेशन इन टू इंडिटर्मिनेट्स, तो उसका सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा इंटीजर्स में और कब एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो हम पहले बजाय इसके थ्योरम की पहले इसकी कुछ एग्जांपल्स कंसिडर करते हैं। 2x plus 3y is equal to 1। अगर मैं इसको कंपेयर करूं जनरल इक्वेशन से ax plus by is equal to c, तो मेरे पास a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 1 है। फर्स्ट कंसर्न ये है कि मैं a और b का जीसीडी निकालूंगा, तो मैंने d निकाला जो कि जीसीडी होगा 2 और 3 का। 2 और 3 का जीसीडी क्या आएगा 1। मैं चेक करूंगा कि क्या d c को डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। d 1 है और c भी 1 है, क्या 1 1 को डिवाइड करता है, ट्रू है। अगर d c को डिवाइड कर रहा हो तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, अदरवाइज इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं होगा। तो ये थ्योरम ये बताता है। तो हम आज सिर्फ इसकी कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं और फिर हम नेक्स्ट टाइम इसका थ्योरम का प्रूफ देखेंगे। सो मिसाल के तौर पे मैं एक और एक्सरसाइज कंसिडर करता हूँ। 4x plus 6y is equal to 3। क्या इस इक्वेशन का सोल्यूशन इंटीजर्स में एग्जिस्ट करता है। पहले मैं ये थ्योरम अप्लाई करता हूं। मेरे पास a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 6। मैंने 4 और 6 का जीसीडी कैलकुलेट किया जो कि d की वैल्यू थी। 4 और 6 का जीसीडी अगर आप कैलकुलेट करेंगे ये 2 आएगा। c की वैल्यू है 3। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इफ d डिवाइड्स c, यानी कि 2 डिवाइड्स 3। क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है? नो। दिस मीन्स कि इस इक्वेशन का कोई भी इंटीजर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बजाय इसके कि मैं इसको देखता रहूं कि x की किन वैल्यूज और y की किन वैल्यूज से ये 3 आ जाएगा, कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब मैं डायरेक्टली इसका एक आर्गुमेंट देता हूं। इधर आपके पास 4 इंटू समथिंग लिखा हुआ है। 4 into something is an even integer. 6 into something is an even integer. Sum of two even integers is again an even integer. But 3 is an odd integer. कभी भी मुमकिन नहीं है, इसलिए इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। और इस तरीके से हम कई सारी एग्जांपल्स दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास 15x plus 7y is equal to 210 लिखा हुआ। क्वेश्चन सिर्फ ये मैं पोस्ट कर रहा हूं कि क्या इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। मेरे पास जनरल इक्वेशन है ax plus by is c। इस इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा if and only if d divides c, where d is the GCD of a and b। तो ये क्राइटेरिया सोल्यूशन चेक करने के लिए, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रूफ करेंगे। मैं इनके अंदर इनकी वैल्यूज चेक करता हूँ। 15 और 7 का जीसीडी निकालना शुरू किया। 15 और 7 का जीसीडी बराबर होगा, मैं 15 को 7 पे डिवाइड करता हूँ। 15 और 7 2s are 14, 1 आ गया। तो ये रिड्यूस हो जाएगा 7 और रिमाइंडर 1 है इसके जीसीडी पे। 1 7 को डिवाइड करता है तो इसका जीसीडी 1 होगा। डी की वैल्यू आपके पास 1 आ गई जो कि ए और बी का जीसीडी था, और सी की वैल्यू 210 थी। क्या 1 डिवाइड करता है 210 को? यस, 1 डिवाइड्स एवरी नंबर। दिस मीन्स कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। दिस मीन्स इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके से हमारे पास एक क्राइटेरिया आ गया जिसने हमें सिर्फ ये बता दिया कि आप एक इक्वेशन कंसिडर कर रहे हैं और आपका कंसर्न है उसके सिर्फ और सिर्फ इंटीजर सॉल्यूशंस को देखना, यानी कि आप डायफेंटाइन इक्वेशंस को कंसिडर कर रहे हैं। तो क्या उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो ये आपके पास एक सिंपल क्राइटेरिया आ गया जिसने आंसर दे दिया कि सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, कब नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा कंसर्न ये होगा कि हमारे पास अगर एक इक्वेशन गिवन है तो उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का रिव्यू ये है कि हमने पहले यूक्लिडियन एल्गोरिथम किया कि अगर 2 नंबर्स गिवन है तो उनका जीसीडी कैसे निकालेंगे। उसके लिए हमने पूरा एक एल्गोरिथम
मेंशन किया, उसके लिए कुछ एग्जांपल्स की और उस एल्गोरिथम को अप्लाई किया कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द GCD of two given numbers by this algorithm which is called Euclidean algorithm. Then हमने अपने एक प्रॉपर जो पुराना एक रिजल्ट था उसको रिविजिट किया, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था कि GCD is the smallest positive linear combination of those two given numbers. If it is true, then what are those number जिसकी वजह से हमने लीनियर कॉम्बिनेशन कंस्ट्रक्ट किया? तो हम वो दो इंटीजर्स भी निकालना चाहते थे। तो अब हमने अपने बेसिक एल्गोरिथम को थोड़ा सा एक्सटेंड किया, यानी कि उसके अंदर कुछ थोड़ी सी चीज ऐड की सो दैट कि वो दो नंबर्स भी निकल आए, और उसको हमने कहा कि ये एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम है। फिर हमने ड्यूफेंटाइन इक्वेशंस को देखा कि ड्यूफेंटाइन इक्वेशन कहते किसे हैं। एक ऐसी इक्वेशन जिसके सोल्यूशन सेट के ऊपर मेरी रिस्ट्रिक्शन है कि जो इसके सोल्यूशंस हैं मैं सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स में इंटरेस्टेड हूँ या रैशनल नंबर्स में। तो इस कोर्स में मोस्टली हम इंटीजर्स में इंटरेस्टेड होंगे। और फिर हमने एक सबसे सिंपल लीनियर इक्वेशन कंसिडर की टू इंडिटर्मिनेट्स के अंदर, x और y के अंदर। सो कोई भी आपके पास अगर जनरल इक्वेशन है तो उसकी फॉर्म ax प्लस by इज इक्वल टू c होगी, यानी कि आपके पास टू इंडिटर्मिनेट्स होने चाहिए और वो लीनियर है, तो उसकी जनरल फॉर्म आपके पास ये बनेगी ax प्लस by इज इक्वल टू c। और देखा कि इसका सोल्यूशन कब होगा। सो आपके पास a और b ऑफ कोर्स इंटीजर्स हैं, c भी एक इंटीजर है, तो ये अगर आपके पास इंटीजर्स हैं तो आप GCD कैलकुलेट कर सकते हैं और डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो GCD और डिविजिबिलिटी की बेस के ऊपर हमने ये डिटरमिन कर लिया कि कब इसके सोल्यूशन इंटीजर्स में एग्जिस्ट करेंगे और कब नहीं करेंगे। सो इसी के साथ हम कंक्लूड करते हैं थर्ड लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।